आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का पश प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 5 के पश में सबसे बड़ी और अहम खबर आज जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें कल रात सभी जो इतिहाद जमात और हुकूमत जमात के साथ जो इतिहाद रुकन कानून साज असम्बली के अरकान हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। और आज इस मीटिंग के बाद ही जो तकरीबन 1 घंटे तक चली ये मीटिंग के दौरान 2 करारदाद पास की गई। और मीटिंग में क्या कुछ खास रहा वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही इस प्रोग्राम में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, भाजपा, और उसके साथ साथ ही हम हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी जुड़ेंगे। और ख़ास बात क्या रही आज की इस मीटिंग में वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी और अहम खबर आज श्रीनगर के अंदर जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें LG की जानिब से लिए गए जो हालिया फैसले, जिसमें 48 के अफसरान का तबादला हुआ, उस हवाले से हुक्मनामा जारी हुआ है। उस सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है। और जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो वक्फ तरमीमी बिल पास की गई है, उस हवाले से भी ये मीटिंग बुलाई गई है। और साथ ही साथ जो मीटिंग के दौरान आज वक्फ बिल और LG की जानिब से किए गए फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई हैं। 2 करारदादें मंजूर की गई हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की सियासी इत्तेहाद ने एक आला सतही इजलास के दौरान 2 अहम करारदादें मंजूर की हैं, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल और हालिया LG की जानिब से जो फैसला लिया गया था, जहां पर 48 के अफसरान का तबादला हुआ है, उस फैसले को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई और 2 करारदादें पास की गई हैं। इन फैसलों की मुखालफत की गई है। और गुज़श्ता शाम ही एक हंगामी इजलास तलब करने के हवाले से फैसला लिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जहां पर उन्होंने इस मीटिंग की सदारत की है, और उसके बाद ही जब मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई तो मीटिंग के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रुकन असम्बली हैं तनवीर सादिक, उनकी जानिब से कहा गया है कि वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मजम्मत की गई है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की है, जब उन्होंने कहा है कि वक्फ के जो जायदाद हैं वो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बरादरी पर मुमकिन असरात पर इस हवाले से तशवीश का इजहार भी उन्होंने किया है। और साथ ही साथ कहा है कि इत्तेहाद ने फैसला किया है कि अवामी मंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि LG इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के साथ हम आहंगी को कमजोरी ना समझा जाए, और ख़ास तौर पर हालिया इंतजामी तबादलों के फैसलों के खिलाफ आखिरी अपील करने की बात भी उनकी जानिब से कही गई है। तनवीर सादिक ने मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और उसके साथ साथ ही निज़ामुद्दीन भट्ट जो कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, रुकन असम्बली है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा मीटिंग के हवाले से वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तनवीर सादिक ने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा, उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। है वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर 2, जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये 2 अहम चीज हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमजोरी न समझिए। हम अगर प्यार और मोहब्बत से इस हुकूमत को चलना देना चाहते हैं और ग्राउंड पे
अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारी वो चीज को कमजोरी न समझे। हम लोग ये बार बार और ये आखिर बार हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं, मौदबाना अपील करना चाहते हैं कि हमें don't push us to the wall, while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझिए। ये दो अहम रेजोल्यूशंस आज पास हुए हैं। साथ ही मीटिंग में कांग्रेस की जानिब से जो निजामुद्दीन भट्ट जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है, उन्होंने भी मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामला हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामला हल किए जाएंगे। We want to convey that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable form above all after parliament, which will take a call. की जानिब से भी कहा गया है कि अनोनिमसली हम एक जो बात है वो रखेंगे कि अगर जो मंडेट है, अवाम का मंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसकी कदर करने की ज़रूरत है, ये इनकी जानिब से कहा गया। अब सिलसिले में जो मीटिंग हुई है, मीटिंग पर भी पीडीपी की जानिब से कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी देखते हैं। उनकी जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई, आती है उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे, उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के एमएलए अलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफर हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? इन्हीं यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफर का वो कोई बड़ा मसला है, या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है, या जो हमारे रोज रेट्स पड़ते हैं वो मसला है, चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पे तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफर करेगा, वीएलडब्ल्यू को कौन ट्रांसफर करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के। भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसका तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, एलजी साहब ने ट्रांसफर क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक हो रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस मीटिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो अवाम के जो मसले हैं, जो असल मसले हैं, जिनमें नौजवानों की पकड़ दखत, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन मौजूदा सरकार उस पर बात नहीं कर रही है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो अपने मेहमानों के पास चलेंगे।
लेकर नाजरीन अब जरा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ चुके मेहमान रजनी सेठी भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है और उसके साथ साथ ही रफीक रथर जो कि पीडीपी से उनका ताल्लुक है, पीडीपी के तर्जुमान है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान रजनी सेठी के पास चलते हैं। रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एलजी के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं और उसके साथ साथ ही रेजोल्यूशन पास करना, आज मीटिंग के अंदर मंजूर करना, आप एलजी के फैसले को कहां पे देखते हो और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से जो नाराजगी जाहिर की गई है, क्या ये सही है? देखिए, इस समय हम यूटी के दायरे में काम कर रहे हैं और ये चुनाव जो लड़ा गया है कहीं ना कहीं यूटी के दायरे में ही लड़ा गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पावर्स क्या है और यूटी के दायरे में वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि एलजी साहब कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे और जो डिसीजन हुआ है, ट्रांसफर्स हुई है, वो सब कानून के दायरे में हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुख्यमंत्री जी अपेक्षा कर रहे थे कि स्टेटहुड मिलेगी और सारी चीजें उनके हाथ में आएंगी, जो नहीं हो रही। वो इस कारण फ्रस्ट्रेटेड है एनसी, क्योंकि लगातार पिछले 6 महीने से वो लोगों को एक आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम स्टेट लेने जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार बहुत कुछ देखकर स्टेट देगी, ये हम लोगों ने बार बार कहा है। क्योंकि एनसी की सरकारों में जम्मू कश्मीर की दशा बहुत खराब रही है और बहुत से मापदंड देखकर ही केंद्र सरकार स्टेट का दर्जा वापस करेगी। अब प्रॉब्लम ये है, शायद या तो ये कहीं कमिटमेंट कर बैठे थे इन ऑफिसर्स के साथ कि भाई हम आपकी ट्रांसफर कराएंगे और बीच में से एलजी साहब ने ट्रांसफर कर दी, तो या तो इनको वो प्रॉब्लम लग रही है या तो ये इनको अपनी पावर्स का पता नहीं है कि इनके दायरे में कौन कौन सी पावर्स आती है जिसके तहत ये ट्रांसफर कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट इनके पास है, चाहे पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है या कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें ट्रांसफर्स में इंटरफेरेंस एलजी साहब नहीं कर रहे, मगर लॉ जो है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब के पास है और उसी के तहत उन्होंने अपनी जो ट्रांसफर हुई हमारी केएस ऑफिसर्स की, तो मुझे लगता है कहीं पे भी कुछ गलत नहीं हुआ है। सिर्फ एनसी एक मुद्दा ढूंढ रहा है एलजी साहब के साथ टकराव का, जो ओपनली वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि केंद्र सरकार के बगैर यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार काम नहीं कर पाएगी और एलजी साहब के साथ अगर टकराव करते हैं तो समझिए कि केंद्र सरकार के साथ टकराव कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम शांत नहीं हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, जबकि लोगों की इच्छा ये नहीं थी कि आप ट्रांसफर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर हमारे मसले हल कब होंगे। लोगों की इच्छा थी, पिछले 6 महीने हो गए सरकार बने हुए, 200 यूनिट का बिजली का वादा हुआ था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। हमारे पास सिलेंडर्स का वादा किया गया है, वो क्यों नहीं हुआ। लोगों को कोई लेना देना नहीं कि एलजी साहब ट्रांसफर करेंगे या मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। ये सिर्फ इनका ईगो अपना कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है, जो दिख रहा है उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आज आनंद फानंद में मीटिंग रखी। रजनी जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा पीडीपी के तर्जुमान रफीक रथर के पास चलूंगा। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप इस मीटिंग को कहां पे देखते हैं? क्या ये मीटिंग, क्योंकि पीडीपी सदर की जानिब से बहुत सारे सवाल भी उठाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग उन्होंने बुलाई है और साथ ही साथ जो एलजी के फैसलों पर उन्होंने सवाल भी उठाए, कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उन्होंने कहा कि असली जो मुद्दे हैं, असली जो मसले हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के, उन पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर रही है। जिन पे बात करनी चाहिए उन पे बात नहीं कर रही है और जिन पे बात करनी चाहिए, जिनके नहीं करनी चाहिए, उन पे बात कर रही है। कहाँ पे आप देखते हैं इस मीटिंग को और एलजी के इस फैसले को? गवर साहब, बड़े अदब से थोड़ी आपकी तस्दीक कराना चाहूंगा। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ और उस हैसियत से आपके साथ बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरी गुजारिश है कि मैं दिल पर हाथ रख के आपको कह रहा हूँ अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ईमानन में बयान कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं, मेरी पार्टी चाहती है कि ये सरकार बराबर 5 साल करे, 5 साल मुकम्मल करे, क्योंकि काफी देर के बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रेस्टोर किया गया है, डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया गया है। तो हमारी चाहत है कि लोगों पर ज्यादा बोझ न डाला जाए, बल्कि ये सरकार पूरे 5 साल अपने पूरे करे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो लोगों के बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं या सिंपल इश्यूज भी हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, वो हल की तरफ जाएं। जहां तक आज के इस एपिसोड का ताल्लुक है, तो मेरी गुजारिश है आपसे, मुझे ये बताइए खुदारा कि जब से ये सरकार बनी है, तब से बदला क्या है। इस जो आज उमर अब्दुल्ला साहब ह्यूमिलेशन की बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं अभी स्पोक्स पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था और वो फरमा रहे थे कि ह्यूमिलेशन टू द मैंडेट। मेरा एक उनसे सवाल है,
आपके जरिए वो सवाल पहुंचाना चाहूंगा कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमिलेशन ऑफ दिस मैंडेट। आप मुझे बताइए, पहले दिन आपने रेजोल्यूशन लाया स्टेटहुड पर, और वो भी किस में लाया? कैबिनेट में, जबकि आपको असेंबली में लाना चाहिए था ताकि वो लोग एक्सपोज होते जो इसकी मुखालफत करते। बाद में आपने जो इंपॉर्टेंट इशू था जिस पर आपने वोट हासिल किया, रेस्टोरेशन ऑफ 378 एंड स्पेशल स्टेटस, उस पर आपने गोलमोल एक रेजोल्यूशन लाया, और वो भी किस दबाव में लाया, वो जब हमारी पार्टी के लोगों ने रेजोल्यूशन लाया, बाकी लोगों ने, और फिर आप मजबूर हो गए। मुझे बताइए, जब से ये सरकार बनी है क्या गिरफ्तारियां बंद है? क्या जो लोगों को यूएपीए के तहत बंद किया जा रहा है क्या वो बंद है जी? क्या हमारी जामिया मस्जिद और हमारे मीरवाइज साहब क्या हाउस अरेस्ट में है? क्या जामिया मस्जिद हर जुमा को बंद नहीं होती है? क्या लोग नहीं मर रहे हैं? मुझे पता है बनना है क्या, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट कम किया है। एक भी मौका मुझे ऐसा बताइए जब इन्होंने ये कहा होगा कि नहीं जी यहाँ पर इलेक्टेड सरकार है और हमें गवर्नर साहब काम करने नहीं देते। आप मुझे बताइए, आज आपको याद आ गया क्योंकि 40-45 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया, आपके एमएलए, आपके मिनिस्टर्स, उन पर रोम जमाने के लिए आप चाहते थे कि इनकी ट्रांसफर हम करें, और जो यहाँ पर ट्रांसफर इंडस्ट्री बन गई है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के लिए खड़े हो जाएं, लोगों के हित के लिए खड़े हो जाएं, लोगों के इश्यूज के लिए खड़े हो जाएं, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज 10 या 15 या 40 ऑफिसर्स ट्रांसफर हो गए, तो आपने सारी पार्टी को बुलाया और अलायंसेस को बुलाया और एक रेजोल्यूशन पास किया है। हम तब मानते आपकी सिंसियरिटी को, हम सलाम पेश करते, हम तब आपकी सिंसियरिटी के साथ होते, हम तब आपके कदम के साथ होते। आज इससे पहले भी आप लोगों के लिए बात करके, लोगों के इज्जत एहतराम के लिए बात करके, उनके जज्बात और एहसास की बात करते, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर के अवाम। रफीक साहब, दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, तर्जुमान हैं इमरान काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीटिंग के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ ही पीडीपी ने भी सवाल उठाया नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर, और भाजपा भी सवाल उठा रही है कि गुज़श्ता 6 महीनों के या 5 महीनों के दौरान जब से हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ खास बदला नहीं है, और ना ही ज़मीनी सतह पर कुछ बदलाव नजर आ रहा है। काजी साहब, इमरान जी, आप तक आवाज आ रही है? रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब तक उनके साथ रब्ता दोबारा होगा तब तक आपसे जानने की कोशिश करूंगा। पीडीपी ने भी सवाल उठाए। पीडीपी का मानना है कि जो एलजी ने फैसले किए हैं, चाहे अपने डोमेन में किए या अपने डोमेन से बाहर किए हैं, वो अलग है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर भी सवाल उठाए हैं कि चाहे हम जो दिल्ली से कश्मीर तक ट्रेन सर्विस है उसको कटरा में रोकना, उस पर भी सवाल उस पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ ही दीगर जो मंडेट लोगों ने उनको दिया है उस हवाले से जम्मू कश्मीर की हुकूमत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बात नहीं कर रही है। गौहर जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि लोग सोच रहे थे कि एनसी की सरकार मेजोरिटी से आई है और उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बड़े हरे बाग दिखाए थे अपने मैनिफेस्टो में जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मुझे ये लेना देना नहीं कि पीडीपी क्या चाहती है। पीडीपी तो इसमें चाहती है कि पत्थरबाजों को छोड़ा जाए, जो जेल में बंद है उनको रिहा किया जाए, जो कहीं ना कहीं रेड पड़ रही है उनको रोक दिया जाए। देखिए, कुछ कानून की व्यवस्थाएं यहाँ गौहर जी समझनी पड़ेगी। इतने सालों में यहाँ कानून व्यवस्था खराब हो चुकी थी इन सरकारों के कारण। केंद्र सरकार इसको खुद चिंता कर रही है और जम्मू कश्मीर कैसे शांति की तरफ बढ़े। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग शांति की जिंदगी जी रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। अब ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो कटरा में रोक दी जा रही है, ये भी सब कानून के दायरे में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार कर रही है, बहुत सी चीजों को विजन बनाकर चल रही है, उसमें हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कश्मीर से दिल्ली कन्याकुमारी तक हम लोग बाय ट्रेन पहुंच जाएंगे। ये अगर हुआ भी है गौहर जी, हमारी सरकार में हुआ है। भाजपा की ऐसी सरकार है जिसने जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखा, जिसने सरकार बनने के साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। मेरा सवाल इनसे है, ये पीडीपी वाले जो आज बात कर रहे हैं कि रिहा कर दिया जाए या जुम्मे की नमाज नहीं हो रही या मौलवी फारूक जी के लिए बात कर रहे हैं, देखिए उनको अगर उनकी कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट किया गया है, कुछ उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट होगी, उसके तहत उनको
हाउस अरेस्ट किया गया होगा। आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जम्मू कश्मीर की चिंता केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद कर रहे हैं। तो ये एनसी के भरोसे या पीडीपी के भरोसे जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लगातार वो पाकिस्तान। रफीक साहब, जो पार्टी चंद साल पहले आपके साथ थी वही अब सवाल आपको उठा रही हैं। आप जिस तरह से बात की जा रही है पीडीपी सदर की, जी आप दोबारा आपके पास आऊंगा। आप जरा रफीक साहब से जानने की कोशिश करो। रफीक साहब, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये चाहते हैं कि पत्थरबाजों को रिहा कराना या जामिया मस्जिद में नमाज हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा ना हो, इस हवाले से वहां पर पाबंदियां की जा रही है। देखिए, मुझे रजनी जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, मैंने तो नहीं सुना वो क्या फरमा रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं अगर उन्होंने ये कहा तो मैं, देखिए मुझे बीजेपी से कोई गिला ही नहीं है। बीजेपी का तरीकेकार रहा है, बीजेपी ने हमेशा कोशिश की है और खासकर दो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद उनका एक सिलसिला, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना और जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स से, बेसिक राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स से दूर रखना। ये तो उनकी मंशा है और ये तो उस पर कारबंद है, ये तो उस पर काम भी करते हैं। इनको कोई मकसद नहीं है कि लोगों को यहाँ राहत मिले। मैं तो सवाल उनसे उठा रहा हूँ जिन्होंने मुझसे वोट किया ये कहकर कि मैं आपकी ऑनर और डिग्निटी की हिफाजत करूंगा। मुझे तो गिला उनसे जिन्होंने ये कहा कि आपकी मुश्किलात, आपके मामले और मसाइल जितने भी है आप मुझे वोट दीजिए, मैं वो हल करूंगा। लेकिन 6 महीने 7 महीने गुजरने के बाद भी वो उनको अकल नहीं आई, उनकी नींद नहीं खुली। लेकिन आज जब अफसर कुछ ट्रांसफर हो गया और उनको नहीं पूछा गया तो उनको याद आ गया कि नहीं हमारी जमीन खिसक रही है। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई सिंसियर होती और उस मैंडेट की लाज रखती, जो मैंडेट उनको मिला, 50 सीटें उनके पास है, गवर्नर साहब कोई मजाक नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उनके पास। क्या वो होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते थे? क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाति कैसे कर सकते हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जो राइट्स हैं उनको कैसे वायलेट कर सकते हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म और जाति है उसको कम क्यों नहीं करेंगे? तो ये सारा मामले जो है इन पर पीपल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंप्रोमाइज किया और उस कंप्रोमाइज का नतीजा ये है कि आज आप तहसीलदार को भी ट्रांसफर नहीं कर पाते, आप बीएलडब्ल्यू को भी ट्रांसफर नहीं कर पाते, आप एसीआर और एडीसी को भी ट्रांसफर नहीं करते। आपकी कंप्रोमाइज का ये नतीजा है। जी रजनी जी, आप जवाब देना चाहती हैं पीडीपी जो रफीक रथर की जानिब से जो बात की गई है, आप अपनी बात रखिए। गौर जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कह रहे जम्मू कश्मीर के जनता के राइट्स बीजेपी ने छीने हैं। मुझे जरा ये बता दें, देखिए गुमराह करना अलग चीज है, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करिए कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को कौन से राइट्स से महरूम रखा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि 5 साल में जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है, हमारे युवा सही रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर को उसी जो एनसी ने जो हमारी धरोहर खड़ी करनी थी यहाँ पर, उसी पर खड़ा रखना चाहते थे? मुझे आज पीडीपी से ये शिकवा है कि सब कुछ हालात सही होने के बाद आपके प्रवक्ता बहुत सी डिबेट में कहते हैं कि हमें दिख रहा है कि हालात सही हुए हैं। टुलिप गार्डन के इनॉग्रेशन पे आप कहते हैं कि हमें दिख रहा है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अपने हकों से महरूम रखा जा रहा है। कौन से हक की बात कर रहे हैं मेरे भाई साहब? थोड़ा सा अगर विस्तार से बता दें, मैं उसका जवाब दे सकूंगी। रजनी जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। रफीक साहब, आपके पास भी दोबारा आऊंगा, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान हैं इमरान काज़मी, मोहम्मद इमरान काज़मी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आज की मीटिंग के हवाले से जो 2 करारदादें पास की गई हैं, वक्फ तरमीमी बिल और साथ ही साथ जो एलजी की जानिब से फैसले लिए गए हैं, जो हाल ही में केएस अफसरान का तबादला, उस हवाले से उस 2 करारदादें पास की गई, मंजूर की गई है। अब जरा जानने की कोशिश करेंगे, पीडीपी भी सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं बदला, और साथ ही साथ उनका मानना है एलजी ने तबादले किए, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मसले हैं जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है, ऐसा क्यों? देखिए गौर साहब, 2 मसलों पे आज बात हुई वहाँ पे मीटिंग में। जी जी। सबसे पहले तो वक्फ बिल पे जो कल पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट ने इस बिल को दोनों हाउसेस में पास किया। बिल्कुल। और जो जेपीसी को जो सजेशंस लोगों ने दी थी उन पे बदकिस्मती से किसी भी सजेशंस पे अमल नहीं किया गया। और उससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट को जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया लोकसभा में, उनको बोलने की भी इजाजत नहीं दी गई।
गौर साहब, जैसे इस मुल्क के आईन ने हर मजहब के लोगों को उनके मजहब के हिसाब से अमल करने की आज़ादी दी है, उसी तरीके से मुसलमानों को भी इस मुल्क के आईन ने इस्लाम पे चलने की आज़ादी दी है। बिल्कुल। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक अगर आप देखेंगे तो इसी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। खुसूसन आर्टिकल 26 में अगर आप देखेंगे तो जो कल ये बिल पास हुआ, कंप्लीट वायलेशन है आर्टिकल 26 की। गौर साहब, ये सवाल इस वक्त सिर्फ वक्फ का नहीं है, ये सवाल जिन बुनियादों पे, जिन उसूलों की बुनियाद पे ये मुल्क को बनाया गया था, आज हम उन उसूलों से दूर जा रहे हैं और इस मुल्क में माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और जो लोग इससे आज खुशी मना रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस जद से वो भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो इमरान साहब एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जी, फिर मैं आपकी बात पे लेता हूं। गौर साहब, ये एक सिस्टमेटिक और एक प्लान मैनर के तहत किया जा रहा है। चाहे उसमें आप एब्रोगेशन ऑफ 370 को ले लीजिए, चाहे आप उसको मुगल्स की हिस्ट्री को सिलेबस से बाहर करने की बात कर लीजिए जी, आप ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, आप बाबरी मस्जिद के डिसीजंस की बात कीजिए, आप सीए एनआरसी की बात कीजिए, और अब जो ये वक्फ के बिल जो कल पास किया गया, इससे माइनॉरिटीज को ये कंप्लीटली ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी इस वक्त कंप्लीटली एंटी माइनॉरिटी और एंटी मुस्लिम चल रही है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब यहां की माइनॉरिटीज को भी मुझे लगता है कि वो साइड से भी दूर रखा जाएगा। अब आइए बात, आप अभी मैं सुन रहा था पीडीपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए जनाब, इनको इस वक्त ये सबसे ये जो डिसीजन, ये जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है इस वक्त लोगों के हकूक को छीनने का, उसमें बीजेपी के साथ साथ पीडीपी भी कंप्लीटली ये एक टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं जी। अभी मैं सुन रहा था पीडीपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी से दिक्कत नहीं है जो ये सब कर रही है, दिक्कत एनसी से है कि वो उनके पास मेजॉरिटी है। बिकॉज उनको बीजेपी से दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो पार्ट एंड पार्सल है ये सब चीजों के। चाहे आप एब्रोगेशन की बात कर लीजिए, आज ये कैसे एक दूसरे के ऊपर सवाल करेंगे, इन्होंने तो अलायंस में मिलकर इस जम्मू कश्मीर में ये सब आग लगा दी। ये जो एब्रोगेशन हुआ इसमें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के साथ पीडीपी भी। बाकी आइए, अब आप इन्होंने सवाल खड़े किए आज कि केएस के सवाल, केएस के किसी ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स की नहीं है। और साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। लेकिन जिस तरीके से ओवरस्टेपिंग की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, और डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है लोगों के मैंडेट को, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ लोग ये देखकर परेशान हो रहे हैं बेसिकली कि इतने लिमिटेड बजट में उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने पहले ही बजट में सोशल वेलफेयर का काम शुरू किया, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था। चाहे उसमें फ्री राशन की बात की जाए, एनहांसमेंट ऑफ मैरिज असिस्टेंस जो है उसकी बात की जाए, वुमेन ट्रेवल की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, वेवर ऑफ स्टैंप ड्यूटी की बात की जाए। अब इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। लेकिन गौर साहब, मैं आपके चैनल से आज जम्मू कश्मीर के लोगों को क्लियरली बताना देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अपने मेंबर असेंबलीज को और अलायंस पार्टनर्स को उमर अब्दुल्ला साहब ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, इसको हमारी कमजोरी ना समझी जाए। जो लोगों के मैंडेट को डिसरेस्पेक्ट करेगा, हमें मालूम है कि हमें उनके साथ डील कैसे करना है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि ये दिल्ली है, जनाबे आला ये जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ लोगों ने अपने हक के लिए पहले भी कुर्बानी दी है और आगे आने वाले वक्त में हमें अपना हक के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उस सब में खड़ी होगी। इमरान साहब, आखिर पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब एलजी की उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा है कि मैंने जो फैसला लिया है वो अपने जो दायरे इख्तियार में है। जम्मू कश्मीर तंजीम एक्ट 2019 के तहत उन्होंने ये बोला कि मैंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो
लाइन है वो मैंने क्रॉस नहीं की है, बल्कि उसके अंदर ही मैंने अपना फैसला लिया है, ये एलजी की जानिब से कहा जा रहा है। अब एलजी के फैसले के साथ साथ ही अगर आने वाले वक्त में इस तरह का फैसला दोबारा से लिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या कुछ होगा? देखिए गौर साहब, पहले तो ये एलजी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के प्रेरोगेटिव में था ही नहीं जी। सबसे पहले तो एलजी साहब को ये जवाब दे देना चाहिए था कि जो बिजनेस रूल्स के लिए उनके पास फाइल पड़ी हुई है, ना तो वो उनमें कोई तरमीम करने के लिए वापस भेज रहे हैं, ना उसमें कोई अप्रूवल करके वो उसमें भेज रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने दें अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बाखबर हैं कि उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है और उन्होंने जो प्रेरोगेटिव उनके थे ही नहीं उनमें उन्होंने अमल दखल किया है। बाकी रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर ये हरकतें फिर से हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इस चीज से अब डील कैसे करेगी। क्या मैं रजनी जी आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, आप अपनी बात रखिए आखिर पर। जी रजनी जी। गवर साहब मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? पहले रजनी जी से जानना चाहूंगा, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा। ठीक है गौहर जी, मैं इमरान जी को एक बात बताना चाहती हूँ, ये वो सरकार नहीं है कांग्रेस की जो आपकी ब्लैकमेलिंग से डर जाएगी कि आप दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप दिखा ही दीजिए। देखिए पिछली सरकारों में आप लोगों का कहीं ना कहीं नाता कांग्रेस के साथ रहा है, जो आपकी ब्लैकमेलिंग से डर जाता था। सुनिए, आप खुला चैलेंज कर रहे हैं सेंटर को। सुन लीजिए इमरान जी, अब शांति बनाए रखें आपके बीच। मैं नहीं बोली, अब सुन लीजिए। केंद्र सरकार जानती है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। आपकी परिस्थितियां जानती है, आपका गंदा नाच देख चुकी है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को गुमराह मत करिए। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इमरान जी, आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं रहते। आप डराना चाहते हैं इस देश के लोगों को। एक तो अगर एक चुप रहेंगे तो मैं जवाब दूंगी। काम कर रहे हैं, आप लोगों के हुकूक छीन रहे हैं, आप लोगों के हुकूक छीन रहे हैं और आप इस तरीके से डराएंगे हमें। आप दिखा दीजिए, आप ये करें। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने हक की बात करने की इजाजत नहीं देता है? क्या लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मुसलमानों के ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। आप एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं सीधे। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को आपको बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जब संविधान सभा की 1949 में बात हुई थी तब कहा गया था आप अपनी मर्जी से रहे थे हिंदुस्तान में। आपको पूछा गया था कहाँ रहना चाहते हैं और उस दौरान आप लोगों को कहा गया था कि माइनॉरिटी। रजनी जी, आप कौन होते हैं हमें ये बोलने वाले कि आपको पूछा गया था? नहीं गौर साहब एक सेकंड। रजनी जी, आप जो मुद्दा है मुद्दे से हट रही है, मुद्दे से भटक रही है। मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप मैं वक्फ की बात कर रही हूँ। इन्होंने वक्फ की बात की है कि इन्होंने हमारे हक हुकूक छीने हैं। वक्फ की बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया इन लोगों के साथ। हम उनको पसमादा जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। ये कह रहे हैं बार बार एक लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गौर साहब मेरे को 30 सेकंड चाहिए प्लीज। गौर साहब जी प्लीज। इमरान रजनी जी, इमरान काज़मी साहब जवाब आप दीजिए। जवाब गौर साहब। रजनी जी, आप कौन होते हैं हमें ये बोलने वाले कि आपसे पूछा गया था कि आपको कहाँ रहना है? इस मुल्क को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी। सुनिए रजनी जी, सुनिए इस मुल्क को आजाद करने के लिए आप लोग कर रहे हो पूरे जम्मू कश्मीर में। सुनिए, मुझे पता है मुसलमानों का अहम योगदान रहा है, मगर आप जैसे मुसलमान नहीं होंगे वो। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। रजनी जी आखिर पर 30 सेकंड है। रफीक साहब आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो हम इमरान साहब अभी फरमा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है, हम बड़े मामलात के खिलाफ हम सफवारा हो जाएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बात मनवा कर ही रहेंगे। तो मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं उनको याद दिलाऊंगा 47, 53, 75 और उसके बाद 87, उसके बाद 96 और आज 2024 में जो कंप्रोमाइज ने किए उसी का खमियाजा आज हम उठा रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये तारुफ बना दें।
सारी दुनिया जानती है आपके क्या करतूत है, आपकी किस तरह से कंप्रोमाइज करते हैं, आप कैसे यू टर्न लिए, और जम्मू कश्मीर का जो हाल आपने बनाया वो आज जो आप दिख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। तो ये मेरी गुजारिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। रफीक रथर पार्टी जो पीडीपी के लीडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ ही रजनी सेठी तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद इमरान काजमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, हमने बात की है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई है, जहां पर 2 करारदादें मंजूर की गई हैं जो एलजी की जानिब से फैसले लिए गए हैं उसके खिलाफ, और साथ ही साथ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 2 करारदादें मंजूर की गई हैं, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और साथ ही साथ रुकन असम्बली तनवीर सादिक की जानिब से भी कहा गया है, मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है, और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी जो है उन्हें कमजोरी ना समझा जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एलजी और दिल्ली के साथ वो अच्छे तालमेल के साथ काम कर रही हैं, और इसका खामोशी का और उसके साथ साथ ही अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उसे कमजोरी ना समझा जाए। प्रोग्राम 5 के 5 में फिलहाल मेरे साथ इतने। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।